देवनागरी लिपि का कंप्यूटर फॉन्ट रूप क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूनिकोड। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। यूनिकोड का पूरा नाम यूनिवर्सल कैरेक्टर एंड कोडिंग स्टैंडर्ड है। यूनिकोड प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष संख्या निर्धारित करता है। यह अंक 09 का इस्तेमाल विश्व भर में कई तरह के लेखन प्रणालियों में किया जाता है, चाहे कोई भी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम तथा कोई भी भाषा हो, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि को मानकीकृत करने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन। अब इसके बारे में कुछ जान लें। भारत की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि है। इसी ब्राह्मी लिपि से भारत की कई लिपियों का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का विकास भी इसी ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि का नाम ब्रह्मा के नाम पर रखा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा है। इसी तरह यह जो लिपि है उसके भी निर्माता ब्रह्मा ही है, इसलिए इसका नाम ब्राह्मी लिपि पड़ा। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात के राजा जयभट्ट ने किया था 8वीं शताब्दी में। वैसे स्वतंत्रता के बाद देवनागरी लिपि को मानकीकृत करने का पहला प्रयास 1953 के लखनऊ सम्मेलन में किया गया था, लेकिन यदि विकल्प को ध्यान में रखें तो इसका सही उत्तर जॉर्ज ग्रियर्सन को दिया जाता है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में ध्वनि और लेखन में मेल होता है, इसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी ध्वन्यात्मक। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। देवनागरी लिपि में ध्वनि और लेखन के मेल को ध्वन्यात्मकता कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक अक्षर के लिए एक निश्चित ध्वनि होती है, और जब उस अक्षर को लिखते हैं या बोलते हैं तो उसी तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए देवनागरी लिपि को जैसा बोला जाता है, वैसा लिखा जाता है, वैसा ही पढ़ा जाता है। इसीलिए इस लिपि को वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी लिपि देवनागरी की सहोदर मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजराती। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। सहोदर का तात्पर्य जो एक ही उदर अथवा पेट से पैदा हो, उसे हम सहोदर के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर तात्पर्य सहोदर का दूसरा है। यहाँ पर वह लिपि जो एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती है, उसे हम सहोदर लिपि कह सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं देवनागरी लिपि की बात करूं तो इसकी उत्पत्ति गुजरात से हुई। गुजरात के एक राजा जयभट्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले देवनागरी लिपि में इसे लिखा था, अपना हस्ताक्षर किया था। इसलिए हम मान सकते हैं कि गुजरात की लिपि इसकी सहोदर लिपि है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का उपयोग निम्न में से किस भाषा में नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तेलुगु। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। देवनागरी लिपि का प्रयोग कोंकणी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, हिंदी में करते हैं, अर्थात विकल्प में तेलुगु दिया है, इसलिए इसका सही उत्तर तेलुगु होगा। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि की गणना किस प्रकार की लिपियों में होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ध्वन्यात्मक। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में स्वर के साथ व्यंजन जुड़ने पर क्या बनता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मात्राएं। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। शब्द को छोटा लिखने के लिए व्यंजन के साथ स्वर जोड़ दिया गया, और इस तरह स्वरों को मात्रा का रूप दे दिया गया, जिससे शब्दों को छोटे रूप में लिख देते हैं। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाएं से दाएं लिखी जाती है। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ, और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसलिए देवनागरी लिपि में भी बाएं से दाएं लिखा जाता है। वहीं खरोष्टी लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता है। अगला प्रश्न, देवनागरी की मूल संरचना
कहाँ से ली गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में अ को किस रूप में दर्शाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिना मात्रा के। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। देवनागरी लिपि में अ को बिना किसी मात्रा चिन्ह के दर्शाया गया है। यह एक मूल स्वर होता है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का रेखा क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अक्षरों को जोड़ने वाली शीर्ष रेखा। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि किस भाषा की प्रमुख लिपि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिंदी। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए हमने भाषा को जन्म दिया और भाषा को अस्थायी रूप देने की आवश्यकता ने लिपि को जन्म दिया। लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं। अब हम जानते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। तो किसी भाषा की मूल ध्वनियों के लिए निश्चित जो चिन्ह समूह होता है उसे हम लिपि कहते हैं। भारत में सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है और इसी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। इस देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी कैसे पड़ा, इसके नामकरण के पीछे कई कारण कुछ लोग मानते हैं। अगर मैं पहले कारण की बात करूं तो कुछ लोग इसे नगर से संबद्ध होने के कारण इसे नागरी लिपि कहते हैं। वहीं पर दूसरी अगर बात करें तो गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा यह लिपि प्रयुक्त की गई थी, इसलिए वहां से इसका नाम नागरी लिपि पड़ा। वहीं पर अगली बात करें तो यह माना जाता है कि काशी विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है और काशी में यह लिपि प्रचलित थी, इसलिए इसे देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। वहीं पर देववाणी संस्कृत में इसका लिपि का प्रयोग होता था, क्योंकि देववाणी संस्कृत में इस लिपि का प्रयोग होता था, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। वहीं पर पाटलिपुत्र को कुछ लोग कहते नगर कहा जाता था और पाटलिपुत्र का सबसे शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो उपाधि देव की रखता था और उस काल में यह लिपि प्रचलित थी, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का उपयोग सबसे पहले कब शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8वीं शताब्दी। इसके बारे में कुछ और जान लें। देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीनतम नमूना गुजरात राज्य में मिलता है। सर्वप्रथम 7 से 8वीं शताब्दी में एक गुजरात के राजा जयभट्ट थे, जिन्होंने एक शिलालेख पर अपना हस्ताक्षर स्वहतो मैं जय भट्टस्य के रूप में किया था, जो देवनागरी लिपि में लिखा गया सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का उद्भव किस प्राचीन लिपि से माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राह्मी। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का उपयोग मुख्य रूप से किन भाषाओं के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिंदी, मराठी और संस्कृत। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में लेखन की दिशा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लेफ्ट टू राइट, अर्थात बाएं से दाएं। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी क्यों पड़ा? इसका सही उत्तर बी और डी दोनों हो सकता है। बी, यह नागर क्षेत्रों में विकसित हुई, अर्थात शहरी क्षेत्रों में, ये भी उत्तर सही हो सकता है। और चौथा, इसे नागरी ब्राह्मणों ने सबसे पहले प्रयुक्त किया, यह भी उत्तर हो सकता है, अर्थात इसका उत्तर बी और डी दोनों हो सकता है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में शिरोरेखा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अक्षरों के ऊपर की क्षैतिज रेखा। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में नुक्ता का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विदेशी ध्वनियों को दर्शाने के लिए।
अब इसके बारे में कुछ और जान लें। नुक्ता यह अरबी और फारसी भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं उन अक्षरों के उच्चारण को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है जो देवनागरी लिपि में हम प्रयुक्त नहीं करते हैं। यह नुक्ता एक बिंदु होता है जो देवनागरी लिपि के कुछ अक्षरों के नीचे लगाया जाता है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि किस काल में विकसित हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुप्त काल। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। गुप्त काल तक जाते जाते हमने मात्राओं का इतना ज़्यादा प्रयोग करने लगे कि अब उसे लोग कुटिल लिपि के नाम से जानने लगे और बाद में यह कुटिल लिपि दो भागों में बट गई, एक नागरी लिपि और दूसरा शारदा लिपि। यही नागरी लिपि बाद में देवनागरी लिपि के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में कौन सा चिन्ह स्वर ध्वनि को दर्शाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मात्रा।